हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू सिंघवा में। आज हम करने वाले हैं एक और नया प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो 2020 का, 2021 का और 2022 का, इसका हमने जो पीआरटी का जो पेपर है उनकी जो सीडीपी है, सबसे पहले हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। सीडीपी जो है पीआरटी पेपर के 2020 की डन कर ली है, 21 की और 22 की। आप वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बात करते हैं इसी के टीजीटी की। टीजीटी की 2020 की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, 2021 की। और आज हम बातचीत करने वाले हैं 2022 टीजीटी सीडीपी के, जो हमारे फर्स्ट 1 to 30 क्वेश्चन से होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आप किसी टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर पेपर की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपको उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा बिना टाइम खराब किए आपका। और आप जब भी आपको क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं तो आप 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से 30 तक कॉलम बना के आप अपना भी जो स्कोर है उसे एनालाइज कर सकते हैं कि आउट ऑफ 30 कितना आपने स्कोर गेन किया। हम यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 के लिए हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने से हम ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में क्वेश्चन की समझ, एग्जामिनर की सोच को समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं 2022 का मैथमेटिक्स का जो पेपर था लेवल 2 का, उसे करने वाले हैं। सबसे पहले ये पेपर का कंसेप्ट है, ये सेप्ट ए आया है जहाँ पे सबसे पहले आपको रोल नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रोल नंबर फिल करेंगे 2 3 4 5 7 8 0 समथिंग, जो भी आपका रोल नंबर होगा। फिर उसी को आप वर्ड्स में करेंगे। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर का जो भी नाम होगा आप यहाँ फिल करेंगे। आपका नाम आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा मनदीप सिंघवा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। कितने घंटे का समय दिया जाता है? 2.5 घंटे का। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और साथ में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो यह है। पेपर 2 के अंदर जो हमारा 6 से लेके 8 तक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। सबसे पहला पार्ट होता है सीडीपी का। सीडीपी के आपको पहले 30 क्वेश्चन ही आपको सीडीपी के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपको 15 हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन और 15 इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, जो टोटल मिला के हमारे फिर से 30 बनते हैं। इसके बाद हमारी जो जनरल स्टडीज होती है उसके अंदर आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड अवेयरनेस, इसमें आपको टोटल ये 30 क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर आपको 91 to 150 मतलब कि आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यही होता है हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ये जो जनरल पेपर होता है पार्ट 1, सेकंड एंड थर्ड, ये ज्यादातर सभी पेपरों में सेम मिलेगा आपको। ये पार्ट हमेशा साइंस वाले में साइंस वालों का मिलेगा, एसएस में एसएस वालों का मिलेगा, हिस्ट्री में हिस्ट्री वालों का मिलेगा, इस तरीके से इंग्लिश में इंग्लिश वालों का मिलेगा। तो चलिए आपका समय खराब ना करते हुए हम आपको पेपर के साथ में रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द नीड हेरिडिटरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चलिए बताइए, हल ने किया, मैस्लो ने, एटकिंसन ने या फिर थॉमसन ने? ये 4 ऑप्शन है। आपको यहाँ पे जो सबसे सटीक ऑप्शन लगता है उसको बताइए कि हु प्रोपाउंडेड द नीड हेरिडिटरी थ्योरी, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अब जब आप किसी चीज में स्लो होते हैं तभी आपको किसी नई चीज की नीड पड़ती है और आप एक नई चीज की आवश्यकता का जन्म लेती है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मैस्लो यहाँ पर नीड, मुझे नीड है क्योंकि ये मेरी घड़ी स्लो हो गई है तभी मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, मेरा फोन स्लो हो गया तभी मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मैस्लो यहाँ से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, मैस्लो। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बातचीत करते हैं हम यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, मेरी हर एक वीडियो में आपको एक बात जरूर देखने को मिलेगी, जो एस्टेट है
हमारा जो एस्टेट है वो नोट वाले क्वेश्चंस को लेके बड़ा ही खूबी रखता है। नो, नोट, फॉल्स और रॉन्ग, ये इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हमारे नंबरों को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट और सोशियोमेट्री। शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्णन गति या फिर समाज नीति, इनमें से कौन सी नहीं है? हमें नहीं के ऊपर फोकस करना है। तो इसके अंदर वर्ड एसोसिएशन है होता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है और एक्सप्रेसिव मूवमेंट भी होता है, बट सोशियोमेट्री इज ये नहीं होता। तो हमारा जो सही है ऑप्शन होगा वो यही होगा। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, देखिएगा अभी आपको बताया कि नो वाले क्वेश्चन, नोट वाले क्वेश्चन, फॉल्स वाले क्वेश्चन और रॉन्ग वाले क्वेश्चन, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है जो एस्टेट के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहले नोट को सर्कल कीजिएगा। नोट एन एक्सट्रिंसिव मोटिव, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य नहीं है। कंप्लीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। डूइंग जॉब फॉर सैलरी, वेतन के लिए नौकरी करना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना अपनी मर्जी के लिए, कि हाँ भाई मेरे को अच्छा लगता है तो मैं करूंगा और मेरे को नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा, इसमें बाहर का कोई वो नहीं है। बाई वन गेट वन फ्री, ये बाहर वाले आपको एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, मतलब आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप अगर एक चीज खरीदेंगे तो उसके साथ आपको एक फ्री दिया जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अगर आप कोई सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, वो आपके अंदर से एक मोटिवेशन है, वो आपके अंदर होता है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सॉरी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, full form of the TAT is thematic appreciation test, is used to measure the dash of the students. Okay, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डैश मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो किसके उपयोग के लिए लाए जाते हैं? इंटेलिजेंस के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, एटीट्यूड के लिए या फिर पर्सनैलिटी के लिए, बुद्धि के लिए, अभिक्षमता के लिए, अभिवृत्ति के लिए या फिर व्यक्तित्व के लिए। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? तो यहाँ पे जो टैट है वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। क्या है? पर्सनैलिटी से है। हैट, टैट आप याद रख सकते हैं, उसकी जो हैट है उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ा रहा है। हैट, हैट से बना लीजिएगा टैट, तो आप इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नोट, देखिएगा दोबारा से आपको नोट वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि नोट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सर्कल कीजिएगा। करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं ढूंढना है हमें, उल्टा चलना है। इट क्रिएट इम्बैलेंस, इट मोटिवेट टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। समायोजन ये कहता है कि जैसे आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को, जीवन का जो तरीका है उसे आप बदल लीजिए। इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, इन द absence of the adjustment one is surrounded by tension and anxiety। हिंदी में देखते हैं, ये असंतुलन उत्पन्न करता है। ओके, असंतुलन कर भी सकता है और नहीं भी। यह परिस्थितियों की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, कि भाई वातावरण की स्थितियों के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहेंगे वैसा आप अपने आप से चेंज ला सकते हो। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन है सबसे जो नहीं है, हाँ देखिएगा एंजाइटी होगी ही होगी, ठीक है, ये चेंज करता है, परिवर्तन भी आता है और वो उसको उस तरीके से ढालने की कोशिश भी करता है। इट क्रिएट्स इम्बैलेंस, ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। समायोजन से तो संतुलन बनता है, ना कि असंतुलन बनता है। एडजस्टमेंट से तो आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनना शुरू होता है, एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में आपको।
अकॉर्डिंग टू द पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है फर्स्ट नंबर पे। द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप ड्यूरिंग विच डेवलपमेंट स्टेज? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के नाम पे ही क्या चल रहा है? पलटाव की क्षमता। तो चलिए देखते हैं, सेंसरी मोटर के दौरान वो पलटाव देख सकता है नहीं, प्री ऑपरेशनल के दौरान देख सकता है या नहीं देख सकता, कंक्रीट ऑपरेशनल के दौरान, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन के दौरान। संवेदी पेशियां, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो आपको लगता है कि जिसमें वो पलटाव कर सकता है? पलटाव कर जब करेगा, जब मान लीजिए ये एक फ्लास्क है ऐसी, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। अब ये वाली फ्लास्क है थोड़ी सी बड़ी वाली, मान लीजिए जार ले लीजिए, ग्लास जार। अब आपने जब ये पानी इसके अंदर डाला, और ये पलटाव का नियम है कि भैया ये क्या है, पानी तो उतना ही है, तो बच्चा कहता है इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, या फिर बच्चा कहता है नहीं सर इसमें दोनों बातें सेम है। तो ये जो पलटाव की जो क्षमता है उससे समझ में आ जाती है कि पानी तो वही रहेगा सेम। तो इसे बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। क्या बोला जाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा हमारा। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फ्लोइंग मैच इज नोट? मैं फिर से कह रहा हूं, नो, नोट एंड फॉल्स। और जो फॉल्स के जितने क्वेश्चन है इन सब के ऊपर फोकस रखिएगा। नोट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। और सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एरिक्सन ने क्या कहा था? सन सामाजिक विकास के लिए आगे बढ़ो। एरिक्सन ने कहा था सामाजिक विकास। किसने कहा था? एरिक्सन। अपने मन को समाज के अनुसार लगाओ, अपने मन को समाज के अनुसार विकसित करो। तो एरिक्सन अपने मन को समाज के अनुसार क्या करो? विकसित करो। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दी थी। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज 3 है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल स्टेज 5 है, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज 1 है, एंड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज नंबर 4 है। पहल बनाम अपराध तीसरी अवस्था, पहचान बनाम भूमिका पांचवी अवस्था, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका पहली अवस्था, अध्यवसाय बनाम चौथी अवस्था, बनामहीनता चौथी अवस्था। तो चूज कीजिए कि कौन सा सही नहीं है, कि कौन सी अवस्था के सामने कौन सा ऑप्शन सही नहीं सटीक बैठता है। तो यहाँ पर जो आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 नंबर के ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, हाँ ये सबसे लास्ट में आता है स्टेज नंबर 5 पे। और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, नहीं ये स्टेज 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही नहीं है। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज नंबर 4 के अंदर ही आता है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होते रहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि एरिक्सन की जो सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग स्टेज नंबर 3 क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नोट? नोट फिर से आ गया आपका, यहाँ पर नोट वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इस नोट वाले क्वेश्चन को देखिएगा कि आप किस प्रकार से टैकल करेंगे। तो यहाँ पर नोट वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि नो, नोट और इस तरीके से जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, आप उन सब को सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हमारी निगाहें। Which of the following element is not related to Skinner operant conditional theory? अब operant theory किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा दी गई थी। अब ये बात भी एक फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबंधात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहला है एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, या फिर रीइंफोर्समेंट। बहिर्गमन, विभेदन, स्वतः आपूर्ति, या फिर पुनर्बलन। जो नहीं है, तो चलिए ये है आपका आज का कमेंट क्वेश्चन। कमेंट क्वेश्चन, तो चलिए कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कि आप किसे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी के अंदर नहीं मानते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नोट? देखिएगा फिर से एक नोट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बार 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 बार। और यही क्वेश्चन है जो आपके अंदर पेपर के अंदर आएंगे और आपको
सबसे अच्छा स्कोर गेन करवाएंगे। करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड, बस हमें इन्हीं से बचना है। इनके ऊपर सबसे पहले स्टार मार्क कर लीजिए, नोट को सर्कल कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिवली टू स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ये ऑप्शन कुछ अलग सा है। एटीट्यूड हैव ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, एटीट्यूड का एक अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशनशिप होता है। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ, जो एटीट्यूड होता है वो इनेट और एक्वायर्ड बोथ होता है। एटीट्यूड इनेट, ओके चलिए देखते हैं। अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो जाती है। हाँ, अभिवृत्ति पूर्ण, क्या बता आप फुल पॉजिटिव हो उसके तुरंत बाद आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, यस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रति रिलेशनशिप की कहाँ है और कहाँ नहीं है। अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, नहीं, ये जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये सटीक नहीं है। इन्होंने कहा है कि नोट, हमें नोट वाला ढूंढना है, तो एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है about the development of children? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में सही है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सबसे पहला है विकास, डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। सिर्फ डेवलपमेंट हेरिडिटी के बेस पे होता है? नहीं, जो हमें माता पिता से मिलता है वो हेरिडिटी होती है, और जहां हम जिस परिवेश में रहते हैं उसे इन्वायरमेंटल बोला जाता है। डेवलपमेंट फॉलो ए रैंडम पैटर्न, ओके। डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो चलिए 10th है, 10th की तरफ देखते हैं, बताइएगा कि क्या होगा। कि विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है। मैं इसको पहले ही सबसे पहले काटना चाहता हूं क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होता है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलो एक रैंडम पैटर्न, कोई रैंडम नहीं है, एक प्रोसीजर पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, ये भी ऑप्शन गलत। विकास एक संचयी प्रक्रिया, बिल्कुल सही, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? विकास सब कुछ इंटर रिलेटेड ही तो है, बट यहाँ पर इन्होंने नहीं देकर इस ऑप्शन को बिगाड़ दिया। ऑप्शन नंबर जो 3 है, डेवलपमेंट इज एन क्युमुलेटिव प्रोसेस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट, CFT, मतलब कि कल्चर फ्री टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? कैटल के द्वारा। कल्चर कैटल, कल्चर कैटल, ठीक है। ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का है, एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए, या फिर किसी ग्रुप के लिए है। ये नॉन वर्बल है। वर्बल नॉन वर्बल दो तरीके होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दोनों ही है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का है, बहुत सारे लोगों को एक बार में इकट्ठा करके आप उनका ये इस प्रकार का कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। अशाब्दिक परीक्षण का है, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण का है, दोनों ही है। तो जो ऑप्शन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये नॉन वर्बल है। क्या ये अशाब्दिक है? देखिएगा जो कैटल होता है यहाँ पर, जो कैटल है यहाँ पर नॉन वर्बल है। क्या है? नॉन वर्बल। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Which of the following is not, no, not, false and wrong? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका दबदबा है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिविटी कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, या फिर फ्लुएंसी नहीं है। मौलिकता, लोचशीलता, अनभ्यता, या फिर धारा प्रवाहिता, इनमें से कौन नहीं है? तो 12th है, 12th की देखते हैं रिजिडिटी। तो रिजिडिटी है जो क्रिएटिविटी की तरफ में आगे नहीं जाने देता, हमें एक कैपेसिटिक होके नहीं रहना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज नॉट, देखिएगा दोबारा से नोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बाद 1 by 1।
अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो अफेक्ट नहीं करता है। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है, अब हमें नहीं वाला ढूंढना है। ओके, टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, ओके, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, ऑप्शन नंबर सेकंड, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, या फिर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए टीचर। जो नहीं करता है, हमें नहीं की तरफ जाना है, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षक का शिक्षण कौशल की टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता, ये अफेक्ट बिल्कुल करेगा। कि टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, वो बच्चों के साथ में कितना अटैचमेंट बना पा रहा है, अपने क्लासरूम को कितना होलिस्टिक अप्रोच के साथ में 360 रोटेशन के साथ में ग्रो करवा पा रहा है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, ऑब्वियस बात है, शिक्षक है तो मेंटल हेल्थ शिक्षक की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो हम योगा भी करते हैं ताकि मेंटल हेल्थ सबकी स्टेबल बनी रहे। शिक्षक का विषय ज्ञान, अगर शिक्षक के बाद में विषय ज्ञान होगा ही नहीं तो वो किस प्रकार से टीचिंग कर देगा? सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो टीचिंग हो ही नहीं सकती। ये ऑप्शन तो बिल्कुल पता नहीं क्या है। चलिए, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, ये मैटर नहीं करता। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, आप देखिए मेरे पास भी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षक का शारीरिक रूप, ये अफेक्ट नहीं करेगा। हम ज्यादातर अगर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हम ऑनलाइन है, तो हम ऑनलाइन के तरीके से भी हम पढ़ रहे हैं। इससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो नहीं होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन, what kind of changes does growth bring about in children? ओके, वृद्धि बच्चों को किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? कैसा जो वृद्धि है वो कैसा परिवर्तन लाती है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बोथ, या इनमें से कोई नहीं? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संरचना एंड प्रकार्यात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 14th है, 14th का है, सीधा सा हिसाब है। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ हमेशा स्ट्रक्चर के बेस पे होती है। तो यहाँ पर आएगा आपका संरचनात्मक। वृद्धि जो होती है, वृद्धि संरचना के हिसाब से होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 15 का। एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है? त्वरण, एक्सेलरेशन, गिफ्टेड बच्चों के लिए, स्लो लर्नर के लिए, या फिर लर्निंग डिसेबल्ड के लिए, या फिर मेंटली रिटार्डेड के लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, धीमे अधिगमकर्ता के लिए, अधिगम असमर्थ बच्चों के लिए, या फिर मंदबुद्धि बच्चों के लिए? तो चलिए बातचीत करते हैं 15 जो है एक्सेलरेशन क्या है। त्वरण जो होता है वो हमेशा, एक्सेलरेशन हमेशा गिफ्टेड बच्चों के लिए ही होती है। कैसे बच्चों के लिए होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होती है, जो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट प्लान बनाया गया था एजुकेशन का यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, what type of reinforcement schedule is to be reinforced each correct response of the learner in operant condition? कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो चलिए देखिएगा, ये जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, ये फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, या फिर कॉन्टिन्यूअस? निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अंतराल, निश्चित अनुपात, या सतत? तो 16 का ऑप्शन चूज कीजिएगा, क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉन्टिन्यूअस आता है। क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस। पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलित अनुसूची है? ये कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ओके, हेड टू फुट, कॉल्ड हेड टू फुट, ये याद रखने का काम है, हेड टू फुट। और इसी का जो दूसरे कई बार नहीं देकर ये दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल। विकास जो अनुदैर्ध्य सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, दिशा में आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? स्फेलिक कॉर्डल, प्रॉक्सिमिडोंटल, या फिर स्पिरल, या वर्तीय, मतलब सर्कुलर? तो चलिए ऑप्शन चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सीधा सा है स्फेलिक कॉर्डल, मतलब ऑप्शन नंबर 1 स्फेलिक कॉर्डल जो होता है तो आपका हेड से फुट की तरफ चलता है। ये जो डेवलपमेंट होती है हेड से फुट की तरफ चलती है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की आज की। Question number 18. A type of intelligence test in which the questions are similar in difficulty level, but more important is given to the time element. Okay. एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं, सबके लिए सेम है, किंतु समय तत्व को अधिक बल दिया जाता है।
समय के अकॉर्डिंग ही आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा? स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, वर्बल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। गति परीक्षण, जल्दी जल्दी कीजिएगा। शक्ति प्रदर्शन कि आप कितने कम समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्बल मतलब कि शाब्दिक परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें समय के साथ में जल्दी चलना है तो जल्दी हमारा हो गया गति, गति कब करेंगे तो मतलब स्पीड, स्पीड हो गया हमारा स्पीड टेस्ट। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, ये नो, नोट, फॉल्स और रॉन्ग, ये क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई हमारे। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। कौन सा नहीं है? व्यक्तित्व आंकलन की विधि नहीं है। व्यक्तित्व आंकलन करना, आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी है, इंटरव्यू के द्वारा कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर सकते हो, ऑटोबायोग्राफी के द्वारा कर सकते हो, वर्ड एसोसिएशन के द्वारा कर सकते हो। मतलब कि साक्षात्कार ले लीजिएगा किसी बंदे का, उसकी सारी बातें जानने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, जान सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। जब आप किसी इंटरव्यू लिए जाते हैं तो ऐसा ही होता है, अवलोकन मतलब उसे ऑब्जर्व करके उसकी पर्सनैलिटी फाइंड आउट करना। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी आप उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं कि उसने अपने जीवन में किस प्रकार की वो पर्सनैलिटी रहा है, अच्छी, बुरी, हम्बल, किस प्रकार की। शब्द साहचर्य, ये एक फोर्थ ऑप्शन जो है ये इसके अंदर सटीक नहीं बैठता है, तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो आपका सटीक ऑप्शन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बात करते हैं हम आगे की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है हमारा, मीनल इज एन एवरेज इन इंटेलिजेंस। मीनल एक औसत बुद्धि का बच्चा है। लो इन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी कम है, एंड हाई लेवल इन द एडजस्टमेंट, हर एक चीज में एडजस्ट कर लेना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस प्रकार का एग्जांपल होगा? मीनल बुद्धि में औसत है, सृजनात्मकता में निम्न और समायोजन में उच्च स्तरीय है। एडजस्टमेंट जल्दी कर रहे हैं। यह उदाहरण है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इंटर और इंट्रा, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ऑब्जर्वेशनल डिफरेंसेस की या फिर एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस की। अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं या अंत व्यक्तित्व भिन्नताएं, अवलोकनीय भिन्नताओं का या फिर अपेक्षित भिन्नताओं का। तो चलिए 20वें का जो ऑप्शन है वो क्या होगा? यहाँ पर जो है इंट्रा जो है आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन होगा। इंट्रा मतलब कि अंत व्यक्तित्व भिन्नताओं का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कि ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करने के लिए बच्चों के लिए किस प्रकार के करिकुलम को सजेस्ट किया था? ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया? वो कैसा पाठ्यक्रम चाहते थे? इंक्लूसिव, स्पेशल, स्पाइरल या इंटीग्रेटेड? समावेशी पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सर्पिल या फिर एकीकृत पाठ्यक्रम? तो किस प्रकार के पाठ्यक्रम को चाहते थे? तो सोचिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सर्पिल, वो क्या चाहते थे? सर्पिल, सर्पिल जो है सर्पिल पाठ्यक्रम की तरफ में वो जाना चाहते थे। ओके, बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हु डेवलप्ड द सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। किसने विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? वाइगोत्स्की ने, एरिक्सन ने, कोहलबर्ग ने या फिर ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने? इन चार ऑप्शन में से कौन ऐसा है जिसने सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को किया? तो 22 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा यहाँ पर वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की है जिसने यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को विकसित किया था। एक है मनोसामाजिक, मनोसामाजिक में आपका एरिक्सन देखने को मिलेगा, जिसमें एरिक अपने बेटे को समाज के अनुसार मन को ढालने को कहता है मनोसामाजिक। बट यहाँ पर आपको सोशल कल्चरल पूछा है तो यहाँ पर आएगा वाइगोत्स्की। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू व्हिच ए चाइल्ड ट्राई टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ द समवन एल्स। वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन या फिर प्रोजेक्शन? तदात्मीकरण, युक्तिकरण, मार्गंतीकरण या फिर प्रक्षेपण? क्या है
23 का जो है तदानीकरण मतलब कि आइडेंटिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन सही होगा। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज नोट। नोट को लेकर हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। नो वाले जो क्वेश्चन आएंगे, नोट वाले जो क्वेश्चन आएंगे, फॉल्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे, प्रेशर इतना होता है हमारे दिमाग के ऊपर कि हम वहां पर कई बार पेपर से बाहर आने के वजह हम क्वेश्चन चेक करते हैं तो हमें नोट नजर आता है मगर पेपर के अंदर नजर नहीं आता है। तो इसलिए सर्कल कीजिएगा द पार्ट ऑफ द गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? ऑपरेशन नहीं है, कॉग्निशन नहीं है, कंटेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। संक्रिया, संज्ञान, विषय वस्तु या फिर उत्पाद, इनमें से कौन सा नहीं है? 24 का संज्ञान जो है वो इसमें से नहीं है। संज्ञान नहीं होता, कॉग्निशन नहीं होता है, संक्रिया मॉडल का पार्ट है, विषय वस्तु मॉडल का पार्ट है, उत्पाद भी मॉडल का पार्ट है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हु प्रोपाउंडेड द ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? त्रि, गार्डनर, गिलफोर्ड, स्टेनबर्ग या वर्मन। चलिए ऑप्शन चूज कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आएगा त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है बुद्धि का, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चा गिलफोर्ड, गार्डनर, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड पढ़ा होता है, बट यहाँ पर त्रितंत्रीय की बातचीत कर रहा है। त्रितंत्रीय स्टेनबर्ग के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, family and school are the example of which environmental system in Bronfenbrenner bioecological model theory। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? मैक्रो सिस्टम के, माइक्रो सिस्टम के, एक्सो सिस्टम के या फिर क्रोमो सिस्टम के? कौन से का हिस्सा है परिवार और स्कूल? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है वो उसके माइक्रो सिस्टम का है। क्या है? माइक्रो सिस्टम का। तो चलिए थोड़ी सी देर और अब आप अपना स्कोर भी साथ साथ कैलकुलेट करते रहिएगा, जिससे आपको भी प्रत्येक दिन आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको अपने जो फील्ड हैं, डाउट्स हैं, वो मिलते रहे और आप अपना स्कोर इंप्रूव करते रहे। Which of the following pair is not एस्टेट का नॉट करेक्ट? Which of the following pair is not correct? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्याजे कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या वाइगोत्स्की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हिंदी में देखते हैं, प्याजे ने संरचनात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की नैतिक विकास सिद्धांत। तो किसके द्वारा कौन सा नहीं दिया गया था, गलत कौन सा है? प्याजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बिल्कुल सही दी गई थी। चलिए चेक करते हैं। बंडूरा के द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी कि भैया वो इधर उधर घूमकर अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी उसने दी थी। एरिक्सन सन, अभी आपको बताया सन, ये रहा सन, एरिक्सन, एरिक ने अपने सन को समाज के अनुसार मन को ढालने के लिए बोला, तो ये आ गया एरिक्सन। वाइगोत्स्की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कभी भी नहीं था। 27 का जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाला गलत है, बाकी आपके बिल्कुल क्या है, सही है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। Which of the following is not, आप देख सकते हैं अगेन नोट। क्या आपने एस्टेट के नोट वाले क्वेश्चंस को किया? आप अगर इस पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अवेयरनेस नहीं है समायोजित, ओके, वेल एडजस्टेड पर्सन की नहीं है। अवेयरनेस ऑफ हिज ओवन पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस, वह अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक है, उसे पता है कि उसकी क्या क्षमताएं। हाँ बिल्कुल सही है, जो वेल एडजस्टेड पर्सन होगा उसको उसके पोटेंशियल लिमिटेशंस के बारे में बिल्कुल पता होगा।
रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स, जो सेल्फ एडजस्ट पर्सन है वो स्वयं और दूसरों का सम्मान बिल्कुल करेगा। बैलेंस एस्पिरेशन, संतुलित होगा, बिल्कुल होगा। रिजिडिटी इन बिहेवियर, अपने उसके ऊपर अड़ा रहेगा, नहीं। व्यवहार में अनम्यता नहीं, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक नहीं है। तो 28 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। एनालाइज कीजिएगा हमेशा किसी भी क्वेश्चन को। मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शन ऑफ द होल पर्सनैलिटी। द डेफिनेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ इज गिवन बाय हूम। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण और सामाजिक कार्य है, सामंजस्य पूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहला ऑप्शन आपके द्वारा मेनिंगर, हेडफील्ड, ड्राइवर या फिर वोल्टेन। ये 4 ऑप्शन है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? डेफिनेशन से रिगार्डिंग आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हर एक पेपर जो एस्टेट का है उसके अंदर देखने को मिलता है। ये किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था? इस तरीके से। तो चलिए 29 जो है, 29 का जो है वोलिटन, क्या आएगा? वोलिटन। वोलिटन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 30 की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आउट ऑफ द फ्लोइंग साइकोलॉजिस्ट विच इज नोट नोट एंड नोट। क्या आपने एस्टेट की नोट वाले क्वेश्चंस की वीडियो को देखा है? जरूर चेकआउट कीजिएगा। नोट रिलेटेड विद द गेस्टलिज्म। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टल्टवाद से संबंधित नहीं है? कोहलर नहीं है, कोफा नहीं है, या फिर क्रैशमर नहीं है, या वर्दीमीर नहीं है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसके अंदर कोहलर आपका गेस्टाल्ट से रिलेटेड है। कोहलर एंड कोफा एक साथ भी बोल सकते हैं आप, कोहलर कोफा, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और बाद में वर्दीमीर, वर्दीमीर भी जो है आपका रिलेटेड है, ठीक है। कोहलर और कोफा ने फटाफट से वर्दी पहन ली जब उनके घर में गेस्ट आने वाले थे। कोहलर और कोफा ने फटाफट से वर्दी पहन ली जब उनके घर में गेस्ट आने वाले थे। तो इसमें क्रैशमर का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, ये आपकी ट्रिक है। आप इसमें देख सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। कोहलर और कोफा ने फटाफट से वर्दी पहन ली, ठीक है, जब उनके घर में गेस्ट आने वाले थे। तो चलिए, ये थे हमारे सीडीपी के 1 to 30 क्वेश्चंस। तो आज हमने सीडीपी का जो है 2020, टीजीटी का 2020, 2021, 2022, पीआरटी का भी 2020, 2021, 2022, सीडीपी के 1 से 30 क्वेश्चंस। तो ये हो गए आपके 30, 30 एंड 30, सेम 30, 30 एंड 30। तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 30, 60, 90 टीजीटी के और 30, 60, 90 पीआरटी के। हमने यहाँ पर 180 क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट पेपर जो होंगे वो हमारे सारे के सारे जो भी होने वाले हैं वो होने वाले हैं पीजीटी के। सबसे पहले हम पीजीटी की जो सीडीपी है उसे कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप अपना स्कोर आउट ऑफ 30 क्या आपका स्कोर रहा, आपने कितना गेन किया, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने दोस्तों के साथ में इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।